Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed the definitions we have covered up to N. हमने ऑफेंसेस का किया था, ऑफेंस के बारे में किया था. उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाना भूल गई थी मैं आपको कि सेक्शन 40 जो है आईपीसी का वो भी ऑफेंस की बात करता है. तो सेक्शन 40 आईपीसी ऑल्सो डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस. आज हम बात करेंगे ऑफिसर इंचार्ज की. ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है और कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल माना जाता है. अगर हम बात करें ऑफिसर इंचार्ज की तो कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करती हूँ जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स, ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है इंक्लूड्स मतलब बहुत डिटेल में वाइड डेफिनेशन है. व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, जब ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का एब्सेंट होता है और या तो वो एब्सेंट होता है या अनेबल फ्रॉम इलनेस, या इलनेस की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहा या कोई दूसरा कॉज है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा जो प्रेजेंट होगा स्टेशन हाउस में, जो नेक्स्ट इन रैंक होता है. मान लीजिए एएसआई के पास अगर मान लो किसी की कोई पावर है, जैसे जगह जगह चौकी बनी होती है, बीट हाउस जिसे बोला जाता है, वो क्या है वो उनको चौकी वगैरह बोल दिया जाता है. तो वहां पर अगर मान लो वहां का चौकी इंचार्ज अगर एएसआई है और अगर वो वहां से एब्सेंट हो जाता है तो वहां का हेड कांस्टेबल या उससे लोअर जो भी रैंक है वो जो है स्टेशन का हेड बन जाएगा. हु इज द नेक्स्ट टू रैंक सच ऑफिसर एंड अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होना चाहिए. और एनी अदर पुलिस ऑफिसर, अगर कोई दूसरा ऑफिसर है उसको भी आप कह सकते हो. तो ये कुछ पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज 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 आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू मेंशन इन योर बेरेक्स, क्योंकि कहीं से भी वर्ड उठा के पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 2P की. 2P बात करते हैं प्लेस, पीपी प्लेस, पीपी प्लेस, पीपी प्लेस. आप ऐसे याद कर सकते हो. प्लेस इंक्लूड्स, प्लेस का मतलब कोई भी एक घर हो सकता है, कोई भी एक बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी एक टेंट हो सकता है, कोई भी एक व्हीकल हो सकता है, कोई भी एक वेजल हो सकता है. वेजल मतलब जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं वो हो सकता है. तो ये क्या प्लेस माना जाएगा. अब हम बात करते हैं प्लीडर की. प्लीडर कौन होता है. प्लीडर का मतलब आप कह सकते हो एडवोकेट को कह सकते हो, वकील को कह सकते हो. प्लीडर, क्योंपी प्लीडर, क्योंपी प्लीडर, क्योंपी प्लीडर. आप 2-3 बार अगर ऐसे रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा. प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट. जब इसको प्लीडर को अगर हम किसी प्रोसीडिंग इन कोर्ट में इसका बात किया जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, मीन्स ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय, ऑथराइज्ड होगा अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन, जो उस टाइम लॉ है या जो प्रैक्टिस कर रहा उस कोर्ट में. एंड इंक्लूड एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको कोर्ट की परमिशन से अपॉइंट किया गया हो. तो ये वर्ड यूज हो रहा है प्लीडर का. अगर हम एनी अदर पर्सन की यहाँ पर बात करें तो एनी अदर पर्सन का मतलब कोई भी नॉन लीगल पर्सन जिसके पास एडवोकेट की डिग्री नहीं है. कई बार हम देखते हैं ना कोर्ट्स में, फिल्मों में देखते हैं ज्यादातर, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने आप की पैरवी खुद करना चाहता हूं, तो वो क्या है, ये अदर पर्सन होता है प्लीडर के इस डेफिनेशन के अंडर. नेक्स्ट हम बात करें पुलिस रिपोर्ट. आरपी पुलिस रिपोर्ट, आरपी पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट का मतलब वो रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 के तहत, उसको क्या बोलेंगे, पुलिस रिपोर्ट बोलेंगे. पुलिस स्टेशन का मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट और प्लेस जो जनरली या स्पेशली ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट के, उसे पुलिस स्टेशन बोला जा सकता है. एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया, कोई लोकल एरिया भी हो सकता है. बट अगर आप किसी भी ऑथेंटिक बुक को पढ़ते हो तो आप देखोगे कि बीट हाउस जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं है. एक जजमेंट में आया हुआ है कि बीट हाउस इज नॉट अ पुलिस स्टेशन. बीट हाउस को आप पुलिस स्टेशन नहीं कहोगे. बीट हाउस इज नॉट अ पुलिस, नॉट अ पुलिस स्टेशन. बीट हाउस पुलिस स्टेशन नहीं है, बट सीआईडी एंड कोप्स कोप्स
ऑफ डिटेक्टिव्स आर पुलिस स्टेशंस। आप उसे पुलिस स्टेशन कह सकते हो। ये पॉइंट आप अपने बेयर एक्ट में शॉर्ट अक्षर में आप लिख सकते हो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें, प्रिस्क्राइब का मतलब कोई भी रूल्स, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, रूल्स जो इस कोड में बने हैं। अब बात आती है पीपी की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्लीडर का मतलब कोई भी एडवोकेट हो सकता है, जो प्राइवेट एडवोकेट हो सकता है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात होता है वो स्पेशली अपॉइंट किया जाता है कोई व्यक्ति। सेक्शन 24 में उसकी कुछ कंडीशंस हैं और उसके अंदर इंक्लूड एनी अदर पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के तहत मान लो कोई और व्यक्ति भी जो है वो इस पावर का एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब डिवीजन की। सब डिवीजन कौन होता है? अगर हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, तब भी एक चीज और नोट कीजिए, जो एडवोकेट जनरल होता है ये नहीं होगा। एडवोकेट जनरल इज नॉट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एडवोकेट जनरल इज नॉट अ पीपी, उसे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहोगे। ये एडवोकेट जनरल की बात आ गई है। अब बात करें हम सब डिवीजन का मतलब क्या होता है। सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे जिसे हम तहसील भी कह सकते हैं। सम्मन केस क्या होता है? सम्मन केस का मतलब एक ऐसा केस जो रिलेटेड है किसी ऑफेंस से, बट वो नॉट बीइंग ए वारंट केस नहीं होना चाहिए। वारंट केस का मतलब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वारंट केस को तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम्मन केस क्या हुआ। अगर हम सम्मन केस को देखें तो उसमें सिंपल सा एग्जांपल है कि उसमें कट ऑफ जो है 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स तक की जो केस होते हैं उन्हें आप सम्मन केस कह सकते हो। कट ऑफ आप मान के चलिए 2 ईयर्स, कट ऑफ इसकी क्या होगी? कट ऑफ है 2 ईयर्स, यानी कि जिसमें 2 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है उसे 2 ईयर्स की जो कट ऑफ कहा जाएगा वो सम्मन केस। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ मैडम जो आपने बता दिया। देखिए अगर हम बात करते हैं वारंट केस की, वारंट केस में क्या लिखा हुआ है? वारंट केस में लिखा हुआ है, वारंट केस का मतलब ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। देखिए डेथ होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा की जो पनिशमेंट है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट है, वो वारंट केस है। और सम्मन केस ये बात कह रहा है कि जो वारंट केस नहीं है वो सम्मन केस है, यानी कि 2 साल से कम की जो पनिशमेंट है वो सम्मन केस की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें, WA विक्टिम, इसको ऐड किया गया था 2009 के अमेंडमेंट से, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। विक्टिम का मतलब एक ऐसा व्यक्ति हु हैज सफर्ड एनी इंजरी, जिसको कोई लॉस, कोई घाटा हुआ, कोई चोट लगी, बाय रीजन ऑफ द एक्ट, किस वजह से द एक्ट किया किसी ने या ओमिशन किया, फॉर विच द एक्यूज पर्सन है, जिसके लिए एक्यूज पर्सन को चार्ज किया गया। और विक्टिम के अंदर जो है उसके गार्जियन भी आ सकते हैं। तो इस वर्ड को, इस सबको आप शॉर्ट लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन आर नॉट डिफाइंड। अगर मान लो कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए बट वो आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं, तो उनको जो है आप यही मानोगे कि उसका और ये सेम मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इसको इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है 4th क्लॉज। उससे पहले अगर इसको हम बेसिकली देखें तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप इसे कह सकते हो, दिस प्रोविजन इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हो। इसमें क्या है देखिए, ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी 4th क्लॉज पे आ जाइए। 4th जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ पूरे को क्योंकि 4th को आपने पढ़ना है एग्जाम में भी। देखिए क्या कह रहा है ये, वेयर एनी अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, मान लीजिए कोई दूसरा लॉ है इस कोड के अलावा जो फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट रिलेट टू द मैटर, जिसमें कुछ ऐसे जो फंक्शंस हैं जो मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, वो कौन से मैटर्स हैं, जैसे विच इन्वॉल्व द अप्रिशिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, जहां एविडेंसेस को शिफ्टिंग किया जा रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ एन डिसीजन दिया जा रहा है, पनिशमेंट या पेनल्टी बताई जा रही है, तो उस मैटर की बात करते हैं। देखिए अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंसेस की बात हो रही है, जहां पर
या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन आ रहा है, या कोई पनिशमेंट की बात हो रही है, पेनल्टी की बात हो रही है, कस्टडी में किसी को डिटेन कर लिया गया है, या जिसमें इंक्वायरी और ट्रायल हो रही है, तो उन मैटर्स में जो ये माना जाएगा कि वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल फॉर एनी कोर्ट, इसको समझा जाएगा कि वो एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। या विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के नेचर के हैं, कुछ एक ऑफेंस है, या जैसे कि ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस आ गया, या मान लीजिए द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस को कैंसिल करना, सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन, विड्रॉइंग प्रोसिक्यूशन, ये माना जाएगा कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे, तो इनको ये माना जाएगा। तो ये कुछ एक डिफरेंसेज है, इसे आप अपने बेयर एक्ट में इस 4th क्लॉज को आप अच्छे से कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एंड अदर लॉज। अब ये बात बता रहा है कि उन ऑफेंसेस का ट्रायल होगा जो आईपीसी में है या किसी अदर लॉ में है। ये क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी। ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड एंड अदरवाइज डील अकॉर्डिंग टू, जो भी प्रोविजन इसमें दिए गए हैं उसी के हिसाब से इनका ट्रायल होगा, सीआरपीसी के हिसाब से ही। ये आईपीसी के प्रोविजन की बात कर रहा है, देखिए। फिर नेक्स्ट क्लोज कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, किसी और लॉ में, ये आईपीसी की बात कर रहा है, और लॉ में शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड एंड अदरवाइज डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन। बट मान लो किसी लॉ में सब्जेक्ट टू एन एनेक्टमेंट कहीं और कुछ तरीका दिया गया है, तो उस तरीके से उनका ट्रायल किया जाएगा, ये बात कर रहा है क्लोज 2। जैसे ये बात कर रहा है सेक्शन 26 क्लोज बी को आप देख लीजिए, इसके साथ रिलेट करेंगे हम सेक्शन 26 का क्लोज बी। एक बार सेक्शन 26 का क्लोज बी भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, बाकी हम जब करेंगे तभी करेंगे उस चीज को। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या कहना चाह रहा है ये। जब तक पेन टेबलेट नहीं आ जाएगा ये इश्यू रहेगा ही रहेगा। अब अगला 26B की मैं बात कर रही थी, क्या कहना चाह रहा है 26B, उसको भी देख लेते हैं। 26B बात कर रहा है ये, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल वेयर एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड नो कोर्ट इज ओपन, जहां पर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है वहां पर हाई कोर्ट ट्राई करेगी। मान लो कोई दूसरा एक्ट है और उसमें कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है, तो वहां पर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगी, पावर हाई कोर्ट के पास है। और अगर मान लो कोई ऑफेंस है उसका फर्स्ट शेड्यूल में डिसाइड किया गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा। यही 26 का क्लोज बी बात कर रहा है। अब इससे अगला प्रोविजन है, अगला प्रोविजन बात कर रहा है सेविंग क्लोज की बात कर रहा है। नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लो इस कोड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी और प्रोविजन के साथ, अगर स्पेशल और लोकल लॉ के साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो कह रहा है कि उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। यही सेविंग क्लोज बात कर रहा है। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो मेरे वीडियो में बना रही हूँ क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जब हमें लगेगा कि प्री का एग्जाम हो चुका है और मेंस की तैयारी करनी है, उसी टाइम हम जो है इसको उसी सेंस में समझेंगे। आई होप आपने ये अच्छे से एंजॉय करा, और पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं सुने, तो एक बार उन लेक्चर को भी सुन लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।